नमस्कार, वक्त प्राइम एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर पक्ष विपक्ष में लड़ाई अब तेज हो चुकी है और एक तरफ जहां केंद्र सरकार विपक्षी दलों पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है, वहीं सभी विपक्षी दल सरकार के इस फैसले को कतई मानने को तैयार नहीं। सीएए पर विरोध की दौड़ में कांग्रेस ने सबको पछाड़ दिया है और लगातार चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने नागरिकता कानून को जहां नोटबंदी पार्ट 2 नाम दिया, वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जारी है नागरिकता की लड़ाई। सीएए पर कब थमेगा बवाल? विपक्ष का हथियार बना नागरिकता कानून। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिस वजह से बीते दिन देश के कई हिस्सों में हिंसा भी देखने को मिली। एक तरफ जहां केंद्र की बीजेपी सरकार सीएए को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो अपने फैसले से पीछे हटने को नहीं तैयार, वहीं इस मुद्दे पर जैसे विपक्षी दलों को राजनीति करने का मौका मिल गया। इस कड़ी में सबसे आगे कांग्रेस है। इस मुद्दे को वो लगातार भुना रही है और अपनी खोई हुई साख को बचाने की कोशिश कर रही है। नोटबंदी की तरह एक बार फिर एक एक व्यक्ति को अपने और अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि वे इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापस ले लें, तो ये देश व संविधान के हित में सही होगा, वरना फिर इसके आगे चलकर काफी दुष्परिणाम भी इनके सामने आ सकते हैं। जहाँ तक सवाल दंगों का है, दंगा कराने वाले तो सरकार में बैठे हैं। क्या पिछले वर्ष लोगों को याद नहीं है कौन लोग कराते थे दंगा? और दंगे से लाभ तो उसी को मिलेगा जो सरकार में रहते हैं। नागरिकता कानून पर देश भर में मचे बवाल को देखते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। उनके मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है। नोटबंदी की तरह एक बार फिर लोगों को अपनी तरफ अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि नागरिकता कानून नोटबंदी से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इससे देश के गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है कि वो नोटबंदी को भूल जाएंगे। हमने पार्लियामेंट में साफ कह दिया था कि सीएए के सामने हम खड़े हैं, इसको हम पास नहीं होने देंगे। हम नॉर्थ ईस्ट और असम की जनता पर आक्रमण नहीं होने देंगे और जो भी हो मैं कहना चाहता हूं, जो भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी सिटीजन को नुकसान नहीं होना चाहिए। पहचानिए इस कार्यता को जो देश भर में चर्चा फैला के, जो देश भर में एनआरसी की चर्चा फैला के आज कहते हैं कि चर्चा ही नहीं थी। ये देश आपको पहचान रहा है, आपकी कायरता को पहचान रहा है और आपके झूठों से ऊब चुका है। ऊब चुका है ये देश। आपके झूठ नहीं चाहिए, इस देश को सच्चाई चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो कांग्रेस इस पूरे मामले पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन सब तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धनोज कुमार है स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा राजीव शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, और सुमन कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद सिंह, नेता कांग्रेस, और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ विनीत शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और दिनेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। शुरुआत विनोद आप ही से मैं करता हूं कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है? सीएए को लेकर, एनपीआर को लेकर बार बार आवाज उठाई जा रही है। आज आप लोग अपना 135वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है और
क्या आखिर आपत्ति क्या है? क्या गुमराह करने की, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप गुमराह कर रहे हैं, कहां आपत्ति है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के साथ संविधान की पक्षधर रही है और संविधान के प्रति जागरूक रहने का और उसका अनुपालन करने की जिम्मेदारी आम भारतीय नागरिक के साथ किसी भी चुनी हुई सरकार को है। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने की लड़ाई हमेशा लड़ती आई है, उसकी यही संस्कृति रही है। आज जो देश का माहौल है, देश का मूड है, विभिन्न तस्वीरें आ रही हैं देश भर से। आप देखिए कैसा माहौल बना है, जहां हमारा आपसी भाईचारा नहीं दिखाई दे रहा और सरकार द्वारा, दुर्भाग्यपूर्ण है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार अपने ही आम जन को आरोपित कर रही है और 10,000, 12,000, 15,000 की संख्या में अज्ञान मुकदमे दर्ज करा रही है। ये सरकार का नैतिक तौर पे भी फेल्योर है, प्रशासनिक तौर से भी फेल्योर है और वैचारिक तौर से भी फेल्योर है। हर मोर्चे पर पूरी तरीके से ये सरकार विफल हो गई है। तो अब देश बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? देश बचाने की लड़ाई लड़ने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ये लोग तो झोला उठा के आने वाले, झोला लेके जाने वाले लोग हैं। लेकिन देश को इतनी दूर तक हम लाए, हम देश के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन सदन ने ही पास किया ना ये बिल, इसे अलोकतांत्रिक कैसे कहेंगे आप? कैसे कहेंगे कि इससे कुछ गलत हो रहा है? क्यों आखिर क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ये कह रहे हैं कि आप लोग अफवाहें फैला रहे हैं, गलत कह रहे हैं। कैसे ये कानून किसी की नागरिकता छीन सकता है? क्या आपत्ति है? मैं ये जानना चाहता हूं। सिर्फ क्या संख्या बल आपके पास है अगर सदन में, तो आप मनमर्जी चलाएंगे? 303 लोग प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? आम भारतीय नागरिक का। जब सड़क पर उतर कौन रहा है? आम भारतीय नागरिक। तो क्यों जिद में है सरकार? आम भारतीय नागरिक के प्रतिबिंब के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में वो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग भूल जाते हैं क्या सिर्फ 300 कुछ लोग जो संसद में, ठीक है इनका बहुमत है, तो बहुमत सकारात्मक तरीके से साझी विरासत को लेते हुए गंगा जमुनी तहजीब को, संस्कृति को, हमारी जो भारत की विशिष्ट पहचान रही है, उस कम्युनल एकता की बात करनी चाहिए। ये क्या धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं? क्या हिंसा का माहौल है? किस तरीके का भयावह स्थिति है? बहुत शर्म की स्थिति है। इसमें इनकी केवल गलत नीतियां शामिल है। मैं आपको 2 लाइन में बात कहूंगा 2014 के बाद आज की स्थिति क्या है। देखिए जनता क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, काश तुमने मेरे जज्बात को समझा होता, काश तुमने मेरे जज्बात को समझा होता और बात की बात थी, इस बात को समझा होता। अरे मोदी जी क्या गजब तुमने किया, दे दिए पहले ही जवाब, कम से कम हमारे सवालात को समझा होता। ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस टुडे विद दिस गवर्नमेंट। आप ये कह रहे हैं कि जो हिंसा है इसे सरकार ने भड़का। विनीत शुक्ला से जवाब देते हैं। विनीत जी, आप ही के ऊपर यह गंभीर आरोप है कि आप ही लोग हिंसा को भड़का रहे हैं, उस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। सियासी सर आरोप प्रत्यारोप का दौर ठीक है, लेकिन कौन है जो देश को जला रहा है और कौन भड़का रहा है, कौन अफवाहें फैला रहा है, कौन गुमराह कर रहा है? देखिए राजेश जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस के जो प्रमुख हैं, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी और उनके प्रवक्ता लोग जिस तरीके से देश की जनता को बरगला रहे हैं, अगर आप इनसे कहिए सीएए और एनआरसी और एनपीआर की जो बात थी, ये कांग्रेस के समय में भी हुआ था, पहले भी लागू किया गया। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब ये किया तो उसका विरोध के नाम पे दंगे भड़काना, विरोध के नाम पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसको उकसाने का काम इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने किया। बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जितने लोग इनके आज संविधान बचाओ रैली की बात करते हैं, वो सारे लोग जमानत पे हैं। सब संविधान को ताक पे रखने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, और पी चिदम्बरम जी तो अभी हाल में ही जमानत पे हमें लगता है कि बाहर आए हैं। वो ऐसे लोग तो इनका जो है ये संविधान बचाने के लिए निकले हुए हैं, जो आज 70 सालों से देश को लूटने का, ठगने का काम किया है। वो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। इनका संविधान 84 के दंगे कराने वाले लोग, आज भी दंगे जो हुए हैं उसमें कांग्रेस के लोग, इनके पदाधिकारी, और यहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और सांसद, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये लोग दंगा भड़काने वाले लोग हैं। अब खाली बैठ करके
प्रियंका जी, गोरखपुर में आपका रोका, लखनऊ में आपका रोका, प्रियंका गांधी वाड्रा को हर जगह रोकती क्यों पुलिस? रोक नहीं पाई। सवाल यह है कि प्रतिक्रिया दे रही थी लखनऊ की सड़कों पे, वो इसी तरह से घूम के सक्रिय अपनी भूमिका जो है वो निभाती हुई नजर आ रही हैं। राजीव शर्मा, क्या सीए और ये जो एनपीआर है इसने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है सरकार को घेरने का, और क्या सरकार की मुश्किलें इससे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, या फिर जो मौजूदा स्थिति है इस वक्त देश की उससे ध्यान भटकाने के लिए ये अच्छा है कि लोग इसी में उलझे रहें? राजेश जी, ना ही तो इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ना ही ये कोई ध्यान भटकाने का एक षड्यंत्र है। एक बात बताइए, सारा देश आज के समय में मुसलमानों की चिंता कर रहा है, तमाम पार्टियां, ऐसा कहा जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भाजपा भी कह रही है कि हमें भी मुसलमानों की चिंता है। आखिर मुसलमानों को डर किससे है? जब तमाम पार्टियां चिंतित हैं उनके हक हकूक को लेकर के, उनके न्याय को लेकर के, तो मुसलमानों को खतरा किससे है? मार कौन ना है? और जब मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो 70 सालों में इस देश के मुसलमानों की आखिर ऐसी स्थिति है क्यों, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक कौम, एक धर्म के उत्थान के लिए तमाम पार्टी काम कर रही हैं और उसका उत्थान नहीं हो पा रहा, या तो आपके कार्य करने की नियत ही सही नहीं है या आपकी नियत सही नहीं है। अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे, आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जमानत पर हैं और वो संविधान को नहीं मानते। अरे भाई, संविधान को माना, कोर्ट न्याय को माना, जब ही तो जमानत ली होगी उन्होंने, और जब ही न्यायालय ने उनको जमानत दी होगी, उन्होंने फाउंडेशन भरी कि हम संविधान को मानते हैं और कानून का पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग जमानत पर हैं। मुझे तो लगता है कि इस टीवी चैनल के कुछ लोगों को छोड़ के, मुझे और आपको, हो सकता है 10-20 लोग और भी जर्नलिस्ट होंगे, इन्हें छोड़ के राजनीतिक पार्टियों के तो बहुत सारे लोग जमानत पे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस देश में कुछ तो पत्रकार भी जमानत पर हैं जो एक पार्टी का एजेंडा गा रहे हैं। मुद्दा इस बात का है कि हम अपनी तरफ और अपनी जिम्मेदारी देखने की बजाय एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। अरे, विपक्ष कह रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है, सरकार गुमराह कर रही है, तो तुम देश को सही दिशा और दशा दिखाओ। और अगर सरकार देश को सही दिशा और दशा दिखा रही है और विपक्ष गुमराह कर रहा है, अभी 2 दिन पहले कहा था मोदी जी ने, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, दंगा भड़काने का। आपको पता है, और विनीत शुक्ला जी भी कह रहे, मान रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी, अगर विपक्ष के लोग देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं तो आप उन्हें एनएसए लगा के जेल में क्यों नहीं डाला अभी तक? खासतौर पर राहुल गांधी को जिसने आइडेंटिफाई कर दिया आपने कि वो दंगा भड़का रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम संविधान बचाओ अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे विनोद जी कि हम संविधान को बचा रहे हैं। संविधान उस दिन बच गया था क्या जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के देश के लोगों को हवालात में डाला था, लंबे समय तक जेलों में ठूसा था? उस दिन क्या संविधान का पालन हो रहा था क्या? मुद्दा यह है राजेश जी कि इस देश के नागरिकों की चिंता ना पक्ष को है ना विपक्ष को है। अगर तमाम राजनीतिक पार्टी के मुखियाओं को चिंता है तो मुसलमानों के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे अपनी अपनी पार्टी की दुकानदारी और अपनी सत्ता की चिंता है। तो यही कड़वा सच है, यही कड़वा सच है। एक बात बताइए, देश के मुसलमान सड़कों पे हैं नागरिकता को लेकर के, कुछ हिंदू भी सड़कों पे हैं नागरिकता को लेकर। क्या आपकी नागरिकता खतरे में नहीं है? आपकी है या नहीं है? नहीं, लेकिन सीएए से किसी की नागरिकता को क्या खतरा है? राजीव भाई, सीएए से किसी की नागरिकता को क्या खतरा है? ये तो उनको मैं वही पूछ रहा हूं ना। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है सीईए, या उसको कैब भी कह सकते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, वो नागरिकता खतरे में नहीं कर रहा है, नागरिकता संशोधन बिल है। उसमें जो बाहरी देश से
खासतौर पर 3 कंट्री के नाम लिए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। हाँ। अगर वहां से कोई व्यक्ति हिंदू शरणार्थी आकर के शरण मांगता है तो उसको अमेंडमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग उसको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें किसी की नागरिकता गई? वही मैंने सवाल इनसे पूछा था विनोद से। अच्छा, एनआरसी का जो मुद्दा है, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसमें ये कह रहे हैं कि 71 से पहले के ऐसे सबूत देने पड़ेंगे कि उनके माता या पिता यहाँ पे कोई किसी रजिस्टर में या सरकारी रिकॉर्ड में वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। आप होटल में जाएंगे, रूम किराए पर लेंगे, किसी सोसाइटी में जाएंगे, वहां से सिक्योरिटी गार्ड पूछेगा कहां से आए हो, नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, किसके फ्लैट में जाओ। ठीक है, उससे इंटरकॉम पे पूछेगा आने दो। जब वो कहेगा आने दो तब वो उसमें सोसाइटी में जाने देगा। मैं वही जानना चाह रहा था कि इससे किसकी नागरिकता छिन रही है। धनुष भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एनपीआर और एनसीआर में आपको एनआरसी में कोई संबंध नजर आता है कि इसका कोई एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना है, कोई जुड़ाव है, या महज लोगों को गुमराही करके अपने अपने उल्लू सीधा करनी है, अपनी सियासत चमकानी है? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। कुछ भी शुरू करने से पहले 2 लाइन कहना चाहता हूँ। फसादी नफरतों की आग भड़काते हैं, जो बाकी काम रह जाती है वो नेता के बयान करते हैं। हम उनके बात की सच्चाई का कैसे यकीन कर ले, जो फिल्मी गीत गाकर साथ होने का इजहार करते हैं। ज़रूरत नहीं है धनोज खंजर उठाने की, ज़रूरत नहीं है धनोज खंजर उठाने की, अगर इरादा मजबूत हो तो जुबां बयान करते हैं। मैं कई दिनों से डिबेट में भाग ले रहा हूँ इस मुद्दे पर। मैं जब इतिहास को खंगाल रहा था तो मुझे पता चला कि असली आग और असली वजह क्या है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपातकाल के दौरान जब सरकारें बदली और फिर सरकार 1979 में यानी 79 में जब गिर गई तो फिर चौधरी चरण सिंह जी ने सरकार बनाई समर्थन से। मैं आज एक आपको नया बात बता रहा हूं। तो चौधरी चरण सिंह जी ने एक आरोप लगाया था बहुत सारे मंत्रियों पर, बहुत सारे नेताओं पर, उसमें जनसंघी के भी नेता थे, कि आपका दोहरा सदस्यता है। दोहरा सदस्यता का मतलब कि आप विदेश में भी सदस्यता ले रखे हो और इंडिया में भी ले रखे हो। तो इस बात से जब आज मैं इस चीज को खंगाल रहा था तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी की बेचैनी जो है, असली बेचैनी वो मुसलमानों की नहीं है, असली बेचैनी अल्पसंख्यकों की नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी पर भी आरोप लगा था कि राहुल गांधी दोहरा नागरिकता जी रखते। मैं आपको इसीलिए इतिहास में ले जाना चाहा। तो मुझे लग रहा है कि सच्चाई छुप ना जाए, तो इसलिए ये हो हल्ला शोर शराबा जरूरी है। क्योंकि भारत का नीति, अभी राजीव शर्मा जी बता रहे थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला दोनों तरफ से। मैं जो कहता हूं, कांग्रेस के लिए भी कहता हूं, जो चमकता था कभी सितारों की तरह, आज वो जुगनू के लिए मोहताज है। जो कभी चमकता था सितारों की तरह, आज वो जुगनू के लिए मोहताज है। जनता जिनके साथ है उसी के सर पे ताज है। तो आज जो है जनता मोदी जी के साथ है। 2014 से 2019 में जब चुनाव हुआ, उनके काम को देखते उनको लोगों ने वोट दिया और सरकार बनी। लेकिन कैब, एनपीआर, ये सब पर मैं आपको सम्मिलित कर देता हूं कि मुझे जो दिखता है वो वही दिखता है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर है, मैं नाम भी ले सकता हूं। नहीं, मेरा सवाल यहाँ ये है, ठीक है धनुष, मेरा सवाल ये है राहुल गांधी, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता इस एक्ट के बनने से मुझे लग रहा कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के हितैषी जो उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास खतरे की सायरन है। इसलिए उस सायरन का साउंड दूसरे तरीके में तब्दील कर दिया और तब्दील किया है हमारे देश के जो वो मुसलमान जो सरजमी के लिए मरते हैं, जीते हैं, सरजमी के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे मुसलमानों का ढाल बनाकर उनको भड़काने का काम किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी दोहरी नागरिकता है। तो मुझे लगता है कि असली वजह कहीं ना कहीं यही है। और विपक्षियों का, क्योंकि अभी आप देखिए सारे विपक्षी जो बंटाधार हो गया, क्योंकि अभी मायावती के ऊपर भी आक्षेप किया गया। मायावती के लिए भी अभी जो प्रियंका गांधी का बयान था, वो बयान बीजेपी के लिए नहीं था, वो कहीं ना कहीं सीधा डायलॉग कर रहा था
सीधा अटैक कर रहा था बहन जी के ऊपर। हाँ। और बहन जी भी कई बार मुख्यमंत्री रही, अपने दम पर रही, और वो जनता के प्रेम मोहब्बत से। हाँ। एक दो लाइन शॉर्ट में शॉर्ट में करना चाहता हूं। तो मुझे लग रहा है कि अब जो है वो राज सामने आने वाला है, जिस राज को लेके बेचैनी दिन रात बढ़ती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारत के मुसलमान का नागरिकता खतरे में नहीं है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का नागरिकता खतरे में है, राहुल गांधी का संसदीय खतरे में है, मुझे जो लग रहा है। हाँ। सुमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विनोद से जवाब ले लेते हैं। क्या यही सच बात है विनोद जी कि आपको अपना किसी तरीके का डर है, क्योंकि किसी की नागरिकता ये बिल नहीं ले रहा, उसमें साफ साफ लिखा है, अगर हम पढ़ें उसे समझें तो ये शरणार्थियों को नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता नहीं छीनता, फिर भी इस पर विरोध प्रदर्शन, फिर भी ये कहा जा रहा है कि संविधान के खिलाफ है, गैर कानूनी है, काला कानून है, किस आधार पर? देखिए, इस आधार पर सरकार की क्या इच्छा शक्ति है, और ये कन्फ्यूज़न मैं सरकार से पूछता हूँ, विपक्ष को थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं। सरकार अगर इतनी आश्वस्त है कि उसकी नीतियां इतनी साफ और स्पष्ट हैं और सबको छूने वाली, सबके लिए फायदेमंद है, तो आखिर ये जनता, भारत की जनता से क्यों नहीं वो समझा के संतुष्ट कर पा रहे हैं? उस पे हर मोर्चे पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और इनके सारे मंत्री कह रहे हैं, लेकिन जनता तब भी नहीं इनको सुनने के तैयार नहीं है। क्यों ये अविश्वास का माहौल बना है? उसका कारण यही है क्योंकि ये सरकार जन आंदोलन के मुद्दे, जन समस्याओं के मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे, जायज मुद्दों को हमेशा इग्नोर कर रही है, और झूठ और जुमले के सहारे सरकार सबको संतुष्ट कर देना चाहती है। तो अब ये जनता के अंदर एक घोर निराशा और निराशा का माहौल बना है। उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तौर से सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार अगर इतनी आश्वस्त होती, अब उसको लाठी के दम पे, गोली के दम पे, तानाशाही के तरीके से उसको दबाना चाहती है। ये भारत की निडर और निर्भीक जनता है, ये अंग्रेजों से नहीं डरी, उनके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को खारिज किया। आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और लोकतंत्र संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम उसका अनुपालन करते हुए अपने देश और भारत के आम नागरिकों की लड़ाई लड़े। और एक जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के सिपाही के रूप में हमारे ये नेताओं ने हमें ये कहा है, जागरूक किया। आज भी सर्वमान्य नेता हमारी प्रियंका जी ने, राहुल जी ने और सोनिया जी ने कहा, नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि दंगाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनको संविधान से आतंकवादियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देंगे देश की जनता पे। कांग्रेस का हाथ क्या आतंकवादियों के साथ है, दंगाइयों के साथ है क्या? देश की जनता को भटकाने का, बरगलाने का, घुमाने का प्रयास करें, ये हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। भले ये जितने जुल्म और सितम और हिंसा हम पे कर ले, हम तैयार हैं, लेकिन हम देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सुमन भाई, जनता को भी मालूम है राजेश, सुमन जी एक सेकंड आ रहा हूं। हाँ, की जनता को भी ठीक मालूम है सुमन जी, गुमराह कौन कर रहा है, किसका काम है गुमराह करने का। सुमन जी, आपने दोनों को सुना, मैं इसीलिए पहले आपके पास नहीं आया कि पहले पक्ष विपक्ष को सुन लिया जाए। कौन है नागरिकता के नाम पे आखिर कौन देश को गुमराह कर रहा है, लोगों को कौन भड़का रहा है? सीधा सा एक सवाल मेरा है, जो मेरे ख्याल से विनोद जी को भी जवाब देना चाहिए, और बीजेपी के जो हमारे मित्र बैठे हैं विनोद जी, उनको भी जवाब देना चाहिए। कहते हैं कि असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। ठीक है, एक क्षण को मान लिया कि असंवैधानिक है, कौन तय करेगा ये संवैधानिक है या नहीं है? ये तय करने का अधिकार उसी संविधान ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट को दिया है। ये अधिकार किसी को भी किसने दिया कि आप सड़क पर उतर करके और आग लगाएंगे, लोगों को घंटों घंटों जो है एम्बुलेंस को आप जाम में फंसा करके रख देंगे, निकलने नहीं देंगे, लोग जो है फैमिली पूरी बैठी हुई है कार में, और आप जो है आप उनको उतार करके और उसी गाड़ी को जला देंगे, ये अधिकार किसने दिया? आप पुलिस कर्मियों के हाथ पैर तोड़ देंगे। मुझे कुछ चीजें, मैं इसमें इसका धार्मिक पक्ष, मैं इसका धार्मिक पक्ष में नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी मैं ये देखता हूं कि आज शुक्रवार है और मेरा बिजनेस बंद हो जा रहा है, क्योंकि सारे इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भाई शुक्रवार है, हमको आज जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है। तो आखिर ये इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई चीज असंवैधानिक है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये कानून जो है ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण कानून है, इसकी अपनी जो है इसमें कुछ खामियां हैं, फ्लॉज हैं, और लेकिन इसको तय करने का अधिकार इस देश के सुप्रीम कोर्ट को है, और किसी को नहीं है। बिल्कुल, और इस पे अपने अपने तरीके से इस पे आप कर सकते हैं। आप विरोध करिए, आपको विरोध करने का हक है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको हक है। दिनेश शर्मा, आप करें उसके लिए। आप ही से मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि पूरी डिबेट को आपने सुना, हमारे सहयोगी जो हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, आपने उनको भी सुना जो अपने अपने तर्क रख रहे हैं,
इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं उनको भी सुना, पक्ष विपक्ष को भी सुना। नागरिकता के नाम पे सियासत की जा रही है या कोई भड़का रहा है? और वो कौन है जो भड़का रहा है? क्यों, कैसे गुमराह किया जा रहा है? कौन कर रहा है? राजेश, पहले तो मैं ये कहूँगा, अभी जो हमारे मित्र बोल रहे थे कि भारत में संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है, न कि सुप्रीम कोर्ट को। और संसद को यहाँ तक को परखने का दिनेश जी अधिकार सिर्फ ये है, नहीं मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन संवैधानिकता को परखने का अधिकार संविधान ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट को ही दिया है। वो संसद के पास वो अधिकार नहीं है। वो कानून बना सकता है, लेकिन वो संवैधानिक है या नहीं ये तय करने का अधिकार सिर्फ इस देश की सुप्रीम कोर्ट के पास है। दिनेश जी, बात पूरी कीजिए। और भी कुछ कहना चाहते हो तो कहिएगा। बस मैंने वो केवल नहीं, आप अपनी बात रखिए। मैं तो हस्तक्षेप नहीं कर रहा था ना बात में। ठीक है। मैंने कहा कि देश की संसद सर्वोच्च है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा कानून पर आक्षेप करता है तो देश की संसद को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवररूल कर दे। उसके लिए संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है। और नागरिकता संशोधन जो कानून पारित हुआ है, वो किसी एक ने पारित नहीं किया है। उसको संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से पारित किया है। बिल्कुल। इसलिए ऑब्जेक्शन का कोई भी मामला अब किसी प्रकार से विचारण में नहीं रह सकता। हाँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक रिट याचिकाएं दाखिल हुई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना मंतव्य देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिया जाए। संसद उसके अंदर फिर संशोधन भी ला सकती है। दूसरी बात देखिए, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है एक, कि ये जो जितने भी दंगाई थे, पत्थरबाज थे, उनके घरों पर जब नोटिस जाने शुरू हुए हैं कि भरपाई करिए जो आपने आगजनी से, पत्थरबाजी से नुकसान किया है, तो जिन जिन के घरों पर वो नोटिस पहुंचे हैं, उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया है। उन्होंने कहा साहब अकेले हम ही नहीं थे, मेरे पड़ोस में ये भी था, और उसके पड़ोस में वो भी था, और वहां उस मोहल्ले के रहने वाला वो भी था। तो सारे के सारे पत्थरबाज जो हैं, वो पत्थरबाज जो हैं वही खोल रहे हैं उनकी पोल। तो दिनेश जी, ऐसा ही नियम पश्चिम बंगाल में भी लागू होना चाहिए था, और उस नोटिस का परिणाम ये हुआ है। होना चाहिए था। दिनेश जी, अगर यही एक तरीका सही है कि जो उपद्रवी हैं उन्हीं की संपत्ति कुर्क की जाए, तो क्या यही नियम पश्चिम बंगाल में भी लागू होना चाहिए? वहां पे भी हिंसा की किसने की, ये भी सबको मालूम है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जी, मैं बिल्कुल। जो पत्थरबाज ही दूसरे पत्थरबाजों की पोल खोल रहे हैं अब, और कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शांति रही। कहीं पत्थरबाजी की छुटपुट छोड़कर कहीं पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं आई साहब। हाँ, ये बात ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला अब इसके रिव्यू हो सकता है। इसका फैसला बड़ा सही सटीक लगा है। अब उन पत्थरबाजों को उनको नुकसान करना होगा। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की जो आपने कही है, वो वहां की सरकार तय करेगी। या और जो जहां जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश या जहां जहां पर पत्थरबाजी हुई है, अब उसमें वहां की सरकारें फैसला लेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस नोटिस ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है कि कम से कम वायलेंस नहीं हुई है। बिल्कुल, वायलेंस नहीं हुई, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पिछले शुक्रवार के मुकाबले इस बार हमने देखा पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। राजीव जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगा, जनता इस विरोध प्रदर्शन को कैसे ले रही है कि कांग्रेस सड़क पे है एक तरफ के संविधान बचाने के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन जनता में क्या संदेश जा रहा है? राजेश जी, दिनेश जी, आ रहा हूं, लौट रहा हूं आपके पास। जनता में बहुत बेहतर संदेश जा रहा है, क्योंकि हमारा आप भी आम जनमानस में सही है। वो एक अलग बात है कि हमारा आपको जिम्मेदारी कुछ और मिल गई, नेताओं को कुछ और मिल गई है, तो सब लोग आम जनमानस ही है। आम जनमानस में एक बहुत अच्छा मैसेज ये जा रहा है कि हमारा हितैषी कोई नहीं है। कभी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी हमारा इस्तेमाल करके हम आगे करके सड़कों पर उतरा करती थी, या समाजवादी उतरा करती थी, या बहुजन समाजवादी उतरा करती थी। आज जो विपक्षी दल है वो हमारा इस्तेमाल करके सड़कों पर उतर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे वे सभ्य हैं, मगर बहुत सारे लोग
इस दंगा फसाद, इस रैली से बचते नजर आ रहे हैं। हाँ। जब हमने कई जगह जाकर के क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पे बात की, दुकानदारों से, कारोबारियों से, ड्यूटी करने वाले लोगों से, भाई दुनिया जा रही है, ठीक है, देश और अभी कई रास्ते बंद हैं और दिक्कत उससे आम जन को भी हो रही है। राजेश जी सुनिए, हाँ। जब हमने उनसे कहा हाँ। कि भाई तुम क्यों नहीं गए रैली में, वहां सब लोग जा रहे हैं संविधान बचाने, विरोध करने, उन्होंने कहा जी हमें तो अपना रोजी रोजगार देखना, अपनी ड्यूटी देखनी है। ठीक है, मैंने कहा नागरिकता का, हाँ। बोले भाई साहब जान बचेगी तो नागरिकता भी बचेगी। बिल्कुल, विनोद शुक्ला, क्या पूरे देश में असम मॉडल को लागू करने की तैयारी है सरकार की, और जो एनपीआर है वो एनआरसी का ही एक कदम है? जी विनोद जी से मेरा सवाल है, माफ कीजिए विनीत जी से। विनीत जी भाई, विनीत शुक्ला, आप ही से मैं जानना चाहता हूं, क्या असम मॉडल को पूरे देश में लागू करने की सरकार की तैयारी है, और जो ये एनपीआर है वो एनआरसी का ही एक कदम है, पहला स्टेप है? नहीं, देखिए राजेश जी, हमारे गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि एनपीआर का मतलब एनआरसी से नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है, एनपीआर एक अलग प्रक्रिया है, और उसको बिल्कुल अलग अलग उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे बताया है। हाँ। लेकिन मैं कहूंगा राजेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस के लोग अभी भी दंगा भड़काने में जो मास्टरमाइंड हैं, इन लोगों पे भी इनको शायद पता नहीं है, इन लोगों पे भी कार्रवाई होगी। इनके जो पदाधिकारी हैं उन पे मुकदमे लिखे जा चुके हैं, नकेल कस गई इन पर। इनके जो पदाधिकारी हैं उन सब पे मुकदमे लिखे जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, उन सब पे मुकदमे लिखे जा चुके हैं। इनको शायद अभी अंदाजा नहीं है, जिस तरीके से चैनलों पे बैठ करके भड़काने का काम अभी भी कर रहे हैं। ये कानून अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। ये लोग ताक पे रखते हैं, क्या संविधान बचाएंगे? जो लोग कानून को ताक पे रखते हो वो क्या संविधान बचाएंगे? देश की जनता को गुमराह करना, मुस्लिमों को डर दिखाना, भारत में रहने वाले मुस्लिम को जो अधिकार उनको है, हिंदुओं को है, वो अधिकार मुस्लिम को है। कोई उनका अधिकार छीनने का कोई बिल नहीं है। और एनआरसी एक प्रक्रिया है। एनआरसी देखिए, जनगणना पहले भी हुई थी, हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है। जिस तरीके से ये लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, हाँ। भड़का करके सड़क पर ले आते हैं, उसमें अपने लोग दंगाइयों को शामिल कर देते हैं। आपकी पार्टी के लोग जनता को जागरूक करके असलियत क्यों नहीं समझा रहे, इनको क्यों भड़काने दे रहे हैं, क्यों गुमराह करने दे रहे हैं? आम नागरिक के साथ नहीं है। विनीत शुक्ला जी, आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा नेता हैं, सबसे ज्यादा सदस्य हैं। ठीक है, राजीव जी, विनोद जी सही जवाब दे देते हैं। भाई, आप पे बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि आप ही लोग दंगा भड़का रहे हैं, आम आदमी आपके साथ नहीं है। हवालात में डाल देना, दंगा भड़का रहे हैं, दंगाइयों और अपराधियों को विनोद जी से जवाब ले लेते हैं। प्रयास करेंगे तो आप पे भी कार्रवाई होगी। देखिए आप बात से किस तरीके की बात निकल रही है। भारत के संविधान ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का, सरकार से सवाल करने का अधिकार दिया है। हम हिंसा का मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं, खंडन करता हूं। आपकी सरकार है, आप चिन्हित करिए ऐसे लोगों को, आप जो कानून के तहत कार्रवाई करिए, लेकिन इसके नाम पर जो जनता के सवाल हैं, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, वो आप बंद नहीं कर सकते। आप वो बंद, क्योंकि आप सरकार में तो आप डराएंगे। इसके पहले भी बहुमत की सरकारें रही हैं। इस तरीके से देश नहीं चलता है। देश सरकारें चलती हैं जनता की सेवा करने के लिए, जनता को डराने धमकाने के लिए नहीं। और मैं सारी बात कर, किसी दिन आप चर्चा कर लीजिएगा पिछले 70 साल आज के कोई सवाल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां चले जाते हैं? क्या हमारा आधुनिक भारत, 21वीं सदी का भारत आज के सवाल का अगर आज के पास कोई जवाब नहीं है तो आप उसको ईमानदारी से स्वीकार करिए। गोल गोल घुमाने की चर्चा मत करिए। 70 साल में क्या हुआ मैं उसका पूरा खाका दे दूंगा। आपने 2000 आज बारी आपकी है, 2014 से आपने क्या किया, सामाजिकता निभाने के लिए क्या किया, आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया, आपने कौन सी ऐसी व्यवस्था बना दी? देश की देश को आपने प्रयोगशाला बना रखा है। आपके अहम का प्रयोगशाला है देश। कांग्रेस देश प्रयोगशाला नहीं है। हम देश को प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। आपकी मनमर्जी नहीं चलने देंगे। आप कानून के तहत काम करिए और जहां संविधान में आपके अधिकार है वहां एक आम जन के भी अधिकार हैं। आप उसको बुलडोज करने का काम करेंगे, डरा के धमका के, क्योंकि आप सरकार में हैं।
ठीक है, भारत कुछ का कहना आदमी चाह रहे हैं। डरने वाला उसके बाद नहीं है। सुमन जी से मेरा भारत अगला का सवाल। आम नागरिक हाँ। संविधान प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है। वो अपने राष्ट्र से जितना आप प्यार करते हैं उसका 10 गुना प्यार करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कोई दावा ना करें, आम भारतीय नागरिक हिंदू मुस्लिम भारत के संविधान से, भारत की संपत्ति से आम भारतीय जन में बहुत प्यार है। आप उसको खंडन करते हैं, आप उसको दोषारोपण करने का काम करते हैं। आप कौन होते हैं उसको देश प्रेम की बात करने वाले? आपका नैतिक अधिकार ही धनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मेरा अगला सवाल सुमन जी से है। धनोज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले एक संदेश देना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं हम लोग इस पे दिनेश भाई थोड़ा सा सुनिए। हम लोग बहुत चीख चिल्ला लिए इस मुद्दे पर, मुझे जो कहना था वो कह भी दिया। मैं एक संदेश देना चाहता हूं, दुश्मनों को ये दौलत लुटने नहीं देंगे। हम अपनी कौमी एकता की बात कर रहे हैं। दुश्मनों को ये दौलत लुटने नहीं देंगे। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान भी कुर्बान करेंगे। साथ मिलकर ये कसम खा लो धनोज, हिंदू मुसलमान की एकता टूटने नहीं देंगे। विपक्षी कितना भी कुछ कर ले, हमारे देश की एक कॉलम बहुत जबरदस्त है, वो है भारतीय पत्रकारिता। भारत के जितने भी पत्रकार हैं, मैं आज ये संदेश दे रहा हूं और प्राइम एजेंडा में कह रहा हूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे पत्रकारिता करने वाले पत्रकार हैं जो समय समय पर ऐसे नेताओं को, जो नेता अक्सर चीखते चिल्लाते हुए दंगा फसाद करवाते हैं, उनके लिए भी नकेल कसे जाते हैं। और सीखना चाहिए पड़ोस के राज्य से, पड़ोस के देश से। आप एक नाम में बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बोल रहा हूं, हमारे कांग्रेस के भाई मित्र भूल गए हैं, वो नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद एक ऐसा नाम जो राष्ट्रपति हुआ करते थे और जब खिन्न हो गई इंदिरा गांधी इसी जनता से, देश की जनता से जब खिन्न हो गई, देश के पत्रकारिता से जब खीन हो गई, देश के पत्रकारों ने जब उसकी बात को नहीं माना, तो रातों रात उसने आदेश दे दिया कि आप इस देश में बोलने का अधिकार खत्म कीजिए, आपातकाल लगाइए। कोई भी व्यक्ति, यानी सिर्फ एक ही लोग जाने जाती थी उस टाइम, इंदिरा गांधी। और 2 साल तक भारत को वो जुल्म सहना पड़ा। क्या कांग्रेस के कोई नेता में दम है कि कह सकता है कि मैंने पत्रकारों के ऊपर जुल्म नहीं किया, मैंने जनता के ऊपर जुल्म नहीं किया, मैंने देश को ऊपर आपातकाल नहीं लगाया? लेकिन आज 135वां आज 135वां क्या इतने सालों बाद सर आज 135 क्या हमने उससे कुछ सबक नहीं लिया? मैं वही तो कहना चाहता हूं। 135वां स्थापना दिवस कांग्रेस के नेताओं को चाहिए, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को चाहिए था कि आज कैडेट को बुलाकर वो बात कहना चाहिए कि कांग्रेस पहले क्या था और आज क्या हो गया। पहले जैसे कांग्रेस को बनाओ, पहले का कांग्रेस कुलीन थे। एक बात को समझने की जरूरत है कि जो बीज लगाते हैं वहीं से पता चलता है कि बीज लगाने वाला कैसा होगा। कांग्रेस को लगाने वाला। धनोज भाई आपका जवाब दे रहे हैं दिनेश जी। हमारा सवाल उनसे है जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या बताएंगे कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब पूर्वोत्तर राज्यों में गए थे तो वहां पर आर्मी लगाकर झंडा फहराया था। आर्मी लगा के, भारतीय आर्मी से पूछिए, जिस आर्मी के जनरल ने आज एक प्रश्न किया एज ए नागरिक, जिसके ऊपर ये ट्वीट कर रहे हैं, जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। हम कांग्रेस के प्रवक्ता सामने बैठे हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े दार्शनिक भी हैं आप, कृपया आप सच्चाई से बोलिए कि मनमोहन सिंह को तभी झंडा फहराना पड़ा था जब पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा के अंदर आर्मी लगाई गई थी। यह वो दौर था जब कांग्रेस की सरकार थी। आप कहां हैं? आज आपने कांग्रेस कमेटी कार्यालय के अंदर जो शो किया है वो एक शर्मनाक शो है। उसके अंदर जिस प्रकार से आपने विघटनकारी शक्तियों को शह दी है, असम के विघटनकारी लोगों को आपने शह दी है, ये चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे वो सोनिया जी हो और चाहे वो राहुल जी हो, आप क्या श्वेत पत्र लाएंगे? यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आपने देश की जनता को विनोद भाई शॉर्ट में जवाब काम किया है। आज आपने ऐसे मुद्दे पर देश की जनता को छेड़ा है जिस पर जनता पूरी की पूरी एक मत है। कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के विरोध के कारण हम 303 के बहुमत को झूठा नहीं ठहरा सकते। यह बहुमत 303 का जो है वो 130 करोड़ की आबादी का बहुमत है। ठीक है, उस पे मैं सवाल करूंगा लेकिन आप पहले इस पे जवाब दीजिए। आप प्रियंका जी के भाषण के एक शब्द एक लाइन ऐसी बताइए, दिखाइए जिसमें उन्होंने कोई भी गैर संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया हुआ। आप क्या बात करते हैं? लोकतंत्र की बात की, आम अधिकारियों, आम लोगों के अधिकारों की बात की। हम जिम्मेदार विपक्ष के नेता के रूप में क्या कहेंगे? और रही बात जो आपने दूसरी बात की, मान्यवर, हर समय
संवैधानिक संस्थान आज के प्रियंका गांधी उनके यहाँ क्यों गई? अधिकारियों की एक जिन्होंने संवैधानिक शहर में मर्यादाएं भी आने की हैं, कोशिश की थी। उसका भी उल्लंघन नहीं होना पुलिस चाहिए, पुलिस ये वालों ध्यान को क्यों रखना नहीं चाहिए। सरकारें किसी भी राजनीतिक विचारधारा की हो, मेरे भाई लेकिन विनोद जी, संस्थान जो देश की मेरे भाई पहचान विनोद होते जी, हैं उनको आज निष्पक्ष राजनेताओं रहना की- चाहिए आज और किसी राजनेताओं राजनीतिक की प्रवक्ता की विश्वसनीयता बात, किसी केवल राजनीतिक इसीलिए- भाषणबाजी से बचना इसीलिए चाहिए। ध्वस्त क्या हो रही है, ये चिंता की बात क्योंकि नहीं है आप क्या? आंखों पर पट्टी बांधकर अपने राजनीतिक हितों को पहले देखते हैं, चाहे वो किसी की भी बात हो। संस्थाएं स्वायत्त मैं किसी रहे, सरकार का कांग्रेस समर्थन हमेशा नहीं कर इसकी रहा हूं, पक्षधर रही चाहे है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, प्रोफेशनल तरीके चाहे वो से जो केंद्र भी की सरकार हो, संस्थाएं वो अपना लेकिन काम आलोचना- करें। आलोचना उसका तो कोई हो, मुखिया इसके अंदर अगर तत्व- अगर कांग्रेस राजनीतिक की बयानबाजी आलोचना करेगा है, तो वो वो अच्छा तत्व नहीं नहीं है, है। वो प्रोफेशनलिज्म के दायरे में नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में यही तो समझने की जरूरत है। सुमन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमन का तोता बता चुका है। जी ने अभी असंसदीय शब्द वाली बात उठाई कि प्रियंका जी के भाषण में, तो भाई हम तो कह रहे हैं कि राहुल जी के भाषण को आज सुन लीजिए, उसमें तो असंसदीय शब्द था कि नहीं था। भाई अब असम में जाकर के और ये कह रहे हैं एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, ये हर जगह है, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ये माला एक हाथ में मैं ये नहीं कह रहा कि केवल वही बोलते हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री भी बोलने की भाषा की तो मर्यादा बची नहीं। भाषा की मर्यादा कम से कम भारतीय राजनेता ना करें। भाषा की मर्यादा की बात कम से कम भारतीय राजनेता तो ना नाम नहीं आ जाएंगे। ठीक है, ना करें, उसको तो भूल जाए। मैं दूसरी बात जो असम से आते हैं, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंदर आत्मा की आवाज भी सुनिए। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अगर आप अपना मानते तो हमने 2014 के पहले आर्थिक सुधार की 9%, 8% जीडीपी दर वाली सरकार आपको दी थी। आपने क्या किया? हर मोर्चे पे, मुख्यतः आर्थिक मोर्चे पे आपने फेल कर दिया, देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया। उनसे कुछ सीखना चाहिए था। आप सीखते नहीं है, जिससे आपको सीखना चाहिए उससे सीखते नहीं है, और जिससे नहीं सीखना चाहिए आप उसी से सीखते हैं। यही तो दुर्भाग्य है। देश को इससे जो मिला था, देश समझिए, इसलिए वो बात ना करें, वो तो अप डाउन चलता रहता है। जीडीपी की परिभाषा नहीं जानते, अर्थव्यवस्था की हालत जीडीपी जो है हम बात कर रहे हैं। देखिए नीति निर्धारित बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा देश के लिए सेवा में खड़े होने में पहली पंक्ति में पहले नंबर पे पाएंगे। विनीत शुक्ला, क्या भारतीय जनता पार्टी मनमर्जी कर रही है अपनी तरीके से? क्या फैसले लिए जा रहे हैं और क्या यही वजह है कि एक एक करके 2017 के बाद 2019 के आते आते आपकी कई राज्यों से सरकार जा चुकी है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और हाल ही में झारखंड भी चला गया। सर, मोदी के नाम पे आपको वोट मिल रहा है, लेकिन आप स्टेट में, राज्य में क्या काम कर रहे हैं शायद जनता नकार रही है आपको। इस पे आपने सोचा, गंभीरता से मंथन किया? क्योंकि हर मुद्दे को, राष्ट्रीय मुद्दे को आप स्टेट में गिनवा के उसकी श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जनता आपको दे नहीं रहा है। धीरे धीरे आपका जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है। क्या इसे आप समझ पा रहे हैं? नहीं, राजेश जी, कहीं से लोकप्रियता कम नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पे जो काम कर रही जनता के बीच में, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए ये सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और काम कर रही है। आप देखिए, गरीबों को जितने भी आवास मुहैया कराना हो, उनको शौचालय या गैस सुविधा देना हो, या उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी हो, पेयजल योजना, हर घर जल पहुंचाने की योजना, अभी अटल योजना, अटल पेयजल योजना को शुरुआत किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय अटल जी के जयंती के अवसर पर। आप देखिए, लगातार हमारी सरकार जनता के बीच संवाद बना के रखती है। कहीं ये नहीं कि जनता से केवल चुनावी सीजन पे निकलते हैं लोग। कांग्रेस के लोग चुनावी सीजन पे निकलते हैं तैयार होकर के, या उत्तर प्रदेश आएंगे तो दूसरे धर्म को अपनाएंगे, और केरला में जाएंगे तो वहां दूसरा धर्म दिखाएंगे। इस तरीके का ये लोग ड्रामा करते हैं। ये ड्रामे वाली पार्टी अब इसको जनता ने नकार दिया है। लेकिन देश के अंदर कांग्रेस का अस्तित्व आप ही के हरियाणा से विधायक है सर, वो ऐसी भाषा बोलते हैं सर, भारतीय जनता धर्म पे मत जाइए, हम भाषा पे उसमें नहीं जाना चाहते, डिबेट में बहुत वक्त लगेगा उस पर चर्चा करने के लिए। आप ही के विधायक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे हम सुना भी नहीं सकते टीवी पे। माननीय मोदी जी पर, क्योंकि वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, लोगों के उत्थान की बात करते हैं। अभी झारखंड तो एक हफ्ते भी नहीं हुआ, झारखंड को भूल गए। वो जम्मू कश्मीर के लोगों, जन आकांक्षाओं की पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, जनता आपको खारिज कर रही है। इसका क्या सुमन जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगा। अभी हम यही सवाल मैंने बीजेपी प्रवक्ता से किया था। अगर आप काम कर रहे हैं, आप बेहतर वो कर रहे हैं, लेकिन हर जगह आपको मोदी के नाम पे तो वोट नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि स्टेट में लगातार हार हो रही है? एक के बाद एक कई राज्य निकल गए। देखिए, वहां पर स्थानीय प्रशासन
स्थानीय प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। नहीं, मेरा ये है कि जैसे अभी अगर आप, मैं आपको बहुत हालिया आप लोगों ने देखा हो ट्रेंड, झारखंड से ये खबर है कि जहां जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सभाएं की, वो सभी सीट बुरी तरीके से बीजेपी हारी है, बहुत बुरी तरीके से। तो या तो आप ये कह लीजिए कि भाई मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, अगर ऐसे ही लोकप्रिय हैं तो फिर ये हाल नहीं होना चाहिए था आपका। और अगर जो है आप ये कह रहे हैं कि लोकप्रिय हैं, तो निश्चित रूप से लोकप्रियता उनकी डाउन हो गई है, ये झारखंड का चुनाव बता रहा है। नहीं है, मोदी जी की आंधी थी, सुनामी थी जो बहा ले गई सबको। भाजपा तो कहते हैं कि मोदी जी की आंधी, ये व्यंग्य की बात अलग है, सुनामी है, ये व्यंग्य की बात अलग है, लेकिन झारखंड में कम से कम ये दिखा है, झारखंड में कम से कम ये दिखा है पार्टी को विपक्ष की राजनीति करते हुए भी हमारे देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देश को गैर जरूरी चीजों की प्रयोगशाला ना बनाएं। देश के सामने बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छे काम करने को बाकी हैं, वो करिए। आम जन 130 करोड़ का देश, खूबसूरत देश, इस गुलदस्ते में हर रंग के फूल हैं, हर कलर, हर कलेवर है, सबका ख्याल रखें। एक दृष्टि से सरकार ना चलाएं, समदृष्टि से सरकार चलाते हुए सेवा का मौका आपको इतने अच्छे बहुमत के साथ मिला, आप बहुत कुछ सकारात्मक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आपसी भाईचारे की जो मिसाल है, विशिष्टता है, हमारी पहचान है, उसको बनाए बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। सलाह है, आप मानिए अगर आपकी मर्जी हो, ना मानिए तो भी आप अधिकारी हैं, लेकिन मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मानिए। हमारा सोशल फैब्रिक बने रहने दीजिए, उसको तार तार मत होने दीजिए। मेरा देखिए राजेश जी, पार्टियों को अभी छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात का कांग्रेस के पक्ष जो रख रहे हैं कि प्रयोगशाला ना बनाए, तो कांग्रेस को भी प्रयोगशाला ना बनाना चाहिए। और अभी जैसे हमारे मित्र कह रहे थे सुमन जी कि जहां जहां मोदी जी और वो सच्चाई को नकार नहीं सकते, तो इसी पर 2 लाइन कहना चाहता हूं, क्योंकि टाइम नहीं है, 1000 बात को मैं 2 लाइन में कह देना चाहता हूं। यहाँ वहां है जमाने को अब तलाश मेरी, समझने वाले समझेगा, यहाँ वहां है जमाने को अब तलाश मेरी वजूद के अंदर परी है लाश मेरी, मुझे हसवे रिवावत मार दे दुनिया, फिर उसके बाद एक मूर्ति तलाश मेरी। तो आपको मैं बीजेपी वाले से भी कहना चाहता हूं और कांग्रेस वाले से भी कहना चाहता हूं कि जनता जो है, जनता मैंडेट देती है अपने सुविधा के लिए, अपने सहूलियत के लिए, अपना एकता भाईचारा के लिए। मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सरकार का काम है उसको करने दीजिए, जो जनता का काम उसको करने दीजिए, लेकिन आग फैलाने का काम कतई नहीं होना चाहिए। सब समाज में किसी गुंडे मवालियों का कोई स्थान नहीं होता है, चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो आदमी, आप उस पर कितना भी जुल्म करेंगे तो एक दिन उस आदमी का हाथ उठेगा ही आपके ऊपर। लेकिन भारत जो विश्व में जाना जाता सत्य अहिंसा के लिए, भारत विश्व में जाना जाता विद्वानों के लिए, भारत विश्व में जाना जाता बुद्धिजीवियों के लिए, और भारत जिस तरह अभी तेजी से तरक्की कर रहा है, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकते। लोकप्रियता अपनी जगह पर है। लोकप्रियता का मतलब ये होता है जितने लोग भारत के अंदर है उतने लोग भारत खुद से। तरक्की हम किस क्षेत्र में कर रहे हैं? जी, तरक्की हो रही है ना। जैसे मैं एक बात बताना चाहता, कल भी डिबेट में मैंने कहा था गरीबों की बात। आज गरीबों की बात कौन सुन रहे हैं? आज गरीबों की बात जो सुन रहे हैं, जिनसे गरीब मुफलिस लोग महफूज है, मुफलिस लोग अपने सुख सुविधा से संपन्न हो रहे हैं, जैसे उसको गैस मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, अब उनको पीने का पानी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि कई तरह की बातें हो रही है। और ये जो मुझे लग रहा है, ये सब जो जितने भी कर रहे हैं सरकार, करने तो दीजिए। इसमें ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हिंदुस्तानी कितने हैं और हिंदुस्तानी कितने नहीं है। तो यही वजह है। मुझे तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो नेता है, मुझे लगता है सोनिया गांधी, क्योंकि वो भी अभी तक नहीं बता पाई है कि भारत की सब नागरिकता कब ली थी, वो जब शादी होके आया था तो कब लिया था। तो मुझे लगता है कि कुछ राज पर से पर्दा हटने वाला है, उस पर्दे की चिंता सबको व्यथित हो रही है। तो इसलिए 370 और 56 ये सब पर नहीं होके, लेकिन जो आग था वो आग इसको लेके भड़काने का जो काम किया है, मैं चाहता हूं कि उसके लिए जो भी आग भड़काने का काम किया उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई ठीक है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। राजीव भाई, क्या लगता है कि बैठे बिठाए एक मुद्दा इस वक्त विपक्ष के पास है, और शायद यही वजह है कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में भी वो लोग जो अपने एसी दफ्तर में से सिर्फ ट्वीट करते थे, वो आज सड़क पे हैं और उस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब जो सक्रियता है विपक्ष की वो नजर आ रही है? राजीव जी, राजेश जी, राजनीति में और जंग में सब जायज है। क्या पाप, क्या पुण्य, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या न्याय, क्या अन्याय। पहले ये काम भाजपा करती थी, जनता को सड़कों पर लेके आड़ लेके
सत्ता तख्ता पलट का। हाँ, और अन्ना के आंदोलन में जो काम भाजपा ने किया, पब्लिक की आड़ लेकर सरकार का तख्ता पलट करने का, कांग्रेस उसी का रिहर्सल कर रही है। ये कांग्रेस तुम ही से सीखी है और तुम ही ने सिखाया है कि जनता की आड़ लेकर जनता को आगे करके सत्ता कैसे पलटी जाती है और तख्ता कैसे पलट के। नौजवान प्रिंसिपल को सिखाएगा। अभी मैं उनका इतिहास कांग्रेस का लेके बैठा हूँ, आपको मैं एक एक बयान बताऊंगा तो आप भी कहेंगे माय डियर फ्रेंड राजीव, मैं अभी कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं, अरे तो भाई बताओ ना। एल निंजिलिगप्पा 1968 में जो बयान दिए थे, उस टाइम के वो तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता को अपने पूर्वज का नाम नहीं पता है जनाब, वो हिंदुस्तान के लोगों की क्या बात करेंगे। राजेश जी, आज के सवाल पूरा चिट्ठा लेके बैठा सवाल 21वीं सदी के भारत के सवाल का जवाब चुनी हुई सरकार अगर एक रोड मैप के साथ एजेंडे के तहत आगे नहीं देगी तो पीछे जाने से हमारा देश का क्या भला होगा। आपको कहां लगता है कि देश पीछे जा रहा है? सवाल से भागते क्यों हैं? कौन सा प्रयोगशाला में प्रयोग किया आपने? आज के सवाल को आज ही जवाब दीजिए। अगर आपकी प्रयोगशाला में कांग्रेस ने प्रयोग किया, इच्छा शक्ति कौन सा प्रयोगशाला में? आप दोनों से माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा, वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी है मेरे पास, आप दोनों को रोकूंगा और इस चर्चा में बात करिए। ठीक है, विंडो लीजिए। हाँ, इंडिया को क्या बात करते हैं? हर चीज एक ही चीज नहीं होता, श्रृंगार करने के लिए सिर्फ बिंदी की जरूरत नहीं होती है। ठीक, दोनों से माफी, दोनों से रोकूंगा मैं, दोनों वक्त की कमी है मेरे पास, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, वाइंड अप करना है। लेकिन इसीलिए आज इस चर्चा में ज्यादा हमने इसी कोशिश यही रही कि तू मैं में ये डिबेट ना जाए, जो सवाल पूछे उसके जवाब मिले और बड़ी सार्थक ये चर्चा हुई भी और सुनने वालों को बकायदा मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा कि जो सवाल थे उनके जवाब आए। हालांकि हम कई दिनों से इस पे चर्चा कर रहे हैं लेकिन आरोप प्रत्यारोप और तू मैं में वो वक्त जाया हो जाता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।